हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्लैजिलम के बारे में पढ़ा था, यानी कशाब के बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने फ्लैजिलम जो है इसका फोर्थ पॉइंट उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद आता है इसमें इसे कहते हैं पिलाई। These are short rod-like non-motile processes और फिम्बरी प्रेजेंट ऑन मैनी बैक्टीरिया। तो जो पिलाई होती है ये छोटी छड़ के समान और ये अचल प्रवर्ध होते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है अचल प्रवर्ध इनके ऊपर निकले होते हैं, या ये इसे कहते हैं फिम्बरी। तो फिम्बरी के समान बाहर निकले होते हैं और ये अनेक बैक्टीरिया के ऊपर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन, और ये जो पिलाई बनते हैं वो पिलिन प्रोटीन के द्वारा इनका निर्माण होता है। दे आर यूजुअली लेस देन 10 नैनोमीटर थिक। तो इनकी जो मोटाई है लगभग 10 नैनोमीटर से भी कम होती है। दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू सरफेसेज और फूड और वन अनोदर ट्यूबुलर सेक्स पिलाई आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। तो इनका जो कार्य है बैक्टीरिया के अंदर, इसका ये कार्य है कि यह बैक्टीरिया को किसी सतह से जुड़ने के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए या एक दूसरे से आपस में बैक्टीरिया को जुड़ने के लिए यह सहायता करते हैं। ट्यूबुलर सेक्स पिलाई आर प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर नलिकाकार इन्हें कहते हैं लिंग पिलाई जो है इनके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये जो पिलाई होते हैं वो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होता है उनके अंदर ये कार्य करते हैं। जब इनमें जो है संयुग्मन की क्रिया होती है उस समय यह सेक्स पिलाई जो होती है वो कार्य करती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स have all the biochemical mechanisms required to synthesize complex organic materials from simple organic precursors necessary for life। तो जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है इनके अंदर ये सभी प्रकार की जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है वो इनके अंदर उपस्थित होती है, और ये प्रक्रियाएं जो है वो आवश्यक होती है जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए। और ये जो जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो इनमें सरल प्रकार के कार्बनिक पूर्वज जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा इनमें निर्माण होता है। यानी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बनता है, और ये इनके जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। दस in spite of being simple in structure, prokaryotes are more versatile in their synthetic activities than eukaryotes। तो ये जैसे हम देख सकते हैं कि इनके अंदर ये सिंपल या सरल प्रकार के यानी इनकी जो संरचना होती है वो सरल प्रकार की होती है प्रोकैरियोट्स की, और इनके अंदर अधिक विभिन्न प्रकार की जो है सिंथेटिक एक्टिविटीज़ या संश्लेषणकारी जो प्रक्रियाएं होती है वो बहुत ही अधिक जटिल प्रकार की होती है, और ये यूकैरियोट कोशिकाओं से भी अधिक जटिल प्रकार की सिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो अधिक सरल प्रकार के होते हैं और यूकैरियोट कोशिका थोड़ी जटिल प्रकार की होती है। तो ये जो डायग्राम है यह एक प्रारूपी प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले कोशिका के द्वारा जो अंतर्वलन बनते हैं यानी अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं, इन्हें मीजोसोम्स कहा जाता है। बाहर की ओर इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें श्वसन के लिए कुछ एंजाइम्स जो है वो इनकी भित्ति में पाए जाते हैं, जिन्हें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहते हैं। और ये जो संरचनाएं बाहर की ओर निकली हुई होती है छोटी संरचनाएं, इन्हें पाइलस या पिलाई या फिम्ब्रिया कहा जाता है। अब इनके अंदर जो तंतु होता है फिलामेंट या फ्लैजिला जो होता है वो अधिक बड़ा होता है और बाहर की ओर निकला हुआ, जिसके आधारी भाग में हुक उपस्थित होते हैं। अब इनके अंदर इनके फिलामेंट के नीचे के भाग में
जो उपस्थित होता है ग्रेन्यूल, उसे बेसल बॉडी या आधारी काय जो है वो कहा जाता है। फिर होता है कि इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है और इनके ऊपर जो आवरण होता है वो म्यूसिलेज का आवरण होता है, यानी श्लेष्मीय आवरण होता है। उसके बाद में अंदर की ओर जो है सबसे अंदर की जो परत है, इस झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जो न्यूक्लियोइड होता है इसके अंदर, यानी कि एक स्थान पर जो है इसका पदार्थ जो होता है जितना भी उपस्थित है, जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ एक स्थान पर ये एकत्रित रहता है, जिसे न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब जैसे ही ये mRNA के ऊपर राइबोसोम्स जो है एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो हम इन्हें पॉली राइबोसोम या बहु राइबोसोम कहते हैं। लेकिन कुछ दूसरे जो है राइबोसोम इसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी उपस्थित रहते हैं। इनके अंदर आरएनए जो है वो उपस्थित होते हैं और इनके अंदर ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो उपस्थित रहते हैं और कुछ लिपिड ग्लोब्यूल या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो यह इस प्रकार की जो सरल संरचना है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की कोशिकाओं के बारे में, जिन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल या ससीम केंद्र की कोशिकाएं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मोर डेवलप्ड देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो आंतरिक संगठन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा और अधिक डेवलप्ड यानी और अधिक विकसित प्रकार का इनमें ऑर्गेनाइजेशन या संगठन पाया जाता है। फ्रॉम विच दे आर बिलीव टू हैव बीन इवॉल्व। और ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा ही बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ था। तो इसका जो ओरिजिन है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ था। दे आर इवॉल्व टू हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। और इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर दोहरी झिल्ली वाले जो तंत्र है या सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं कोशिकांग, ये इनके अंदर विकसित हो गए हैं। प्राइमरी मेम्ब्रेन्स आर द वन दैट सराउंड द सेल। तो जो प्राथमिक झिल्लियाँ होती है ये सभी कोशिका को घेरे हुए रखती है। कॉल्ड सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहा जाता है। एंड द सेकेंडरी मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स। और इसके अंदर जो दूसरी झिल्ली जो होती है सेकेंडरी मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियस को घेरे हुए रहती है और दूसरे जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें घेरे हुए रखती है। तो बाहर जो होती है सबसे बाहर वो प्राइमरी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है और सेकेंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल्स अकर इन प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं प्रोटिस्टा में, फंजाई यानी फंगस, पादप में तथा जंतुओं के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो निम्न प्रकार की संरचनाएं या इनके जो लक्षण होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ सेल्स आर को रिलेटेड विद द बॉडी साइज। यानी बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो उनके शरीर के आकार के अनुपात में जो है पाई जाती है। यानी शरीर का आकार जो है वो अगर छोटा होता है तो उनमें कम संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन यदि आकार बहुत बड़ा हो तो उनमें बहुत ही अधिक संख्या में कोशिकाएं उपस्थित रहती है। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल जाइगोट। तो मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका के द्वारा करते हैं, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद में यह युग्मनज बनता है जो कि सिंगल सेल या एक कोशिका होता है। एंड देन बिकम मल्टी सेलुलर बाई इट्स माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और इस जाइगोट के अंदर बाद में
इनके अंदर जो समसूत्री विभाजन लगातार होता है और इसका परिवर्धन होता रहता है, जिससे यह बहुकोशिकीय प्रकार का जीव बन जाता है। दूसरा कैरेक्टर आता है इसका शेप, यानी आकार किस प्रकार के होते हैं। ए सेल में बी स्फेरिकल, यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह स्फेरिकल या गोलाकार की हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, घनाकार की, ओवल शेप में हो सकती है, अंडाकार की, डिस्क के समान हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं या बहुकोणीय हो सकते हैं, कॉलमनर या स्तंभाकार, स्पिंडल शेप यानी कि जो तरकू आकार की होती हैं इस प्रकार की भी हो सकती है, या असतत प्रकार की इरेगुलर शेप की भी हो सकती है। 10 सेल्स एक्वायर अ वेराइटी ऑफ शेप्स। तो कोशिकाओं के अंदर जो है, यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें उसके आकार में या शेप में बहुत ही भिन्नता देखने को मिलती है। नॉट ओनली इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो डिफरेंट टिश्यूज ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। तो न केवल अलग अलग जीवों के अंदर यह भिन्नता देखने को मिलती है, बल्कि एक ही जीव के अंदर जो उसके अंदर पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं उनके अंदर भी उनमें असमानताएं पाई जाती है। यानी किसी एक ही जीव के अंदर अलग अलग प्रकार यानी अलग अलग शेप की जो है वो कोशिकाएं उपस्थित रहती है। द शेप ऑफ सेल इज को रिलेटेड विद इट्स फंक्शंस like the shape of muscle and nerve cells are well adapted to their function। तो जो कोशिका का आकार होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वो उसके कार्य के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो जैसा कार्य होता है वैसा ही उनका शेप या उसका जो आकार है वो पाया जाता है। जैसे जो पेशी कोशिकाएं होती है यानी मसल सेल्स जो होती है, या तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो अपने कार्यों के लिए बहुत ही अधिक अनुकूलित होती है। यानी मसल्स का जो आकार है, कोशिकाओं का आकार वो मजबूत होता है और एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल को सहारा प्रदान करता है। और जो नर्व सेल्स होती है वो सिग्नल को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए बहुत ही अधिक एडाप्ट होती है। तो इनका जो शेप होता है वो इनके कार्यों के आधार पर ही निर्धारित होता है। मैनी फैक्टर्स सच एज सेल फंक्शंस। तो अनेक प्रकार के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि कोशिका के कार्य, एज ऑफ सेल यानी कोशिका की उम्र कितनी है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल यानी सेल वॉल उपस्थित है या अनुपस्थित है, विस्कोसिटी या श्यानता यानी कि साइटोप्लाज्म की श्यानता कितनी है। इन सब पर अनेक ये जो फैक्टर है वो प्रभाव डालते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस शेप्स ऑफ सेल। और ये जो सभी फैक्टर्स हैं ये सभी उत्तरदायी होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आकार के लिए। अब बात करते हैं इसके साइज की। मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ माइक्रोस्कोपिक। तो अधिकांश जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख सकते हैं। देयर साइज रेंजेज बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो इनकी जो साइज होती है, इनका जो आकार है वो लगभग 10 से लेकर 100 नैनो माइक्रोमीटर के बीच में होता है। माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहते हैं यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज अमंग द स्मॉलेस्ट सेल हैविंग द साइज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। तो जो सबसे विश्व में सबसे छोटी जो कोशिका है, जीवित कोशिका, उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका। वाइल ऑस्ट्रिच एग मेजर्स 175 इंटू 120 मिलीमीटर। जबकि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसका आकार 175 मिलीमीटर जो है लंबाई तथा 120 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो सबसे बड़ा जो एक कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट हैविंग द साइज ऑफ इट्स फाइबर टू बी ऑफ फ्यू मीटर्स लॉन्ग। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये विश्व में सबसे लंबी जो है आकार की कोशिकाएं होती है, क्योंकि इनके जो फाइबर होते हैं या तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु, ये कुछ मीटर लंबे भी हो सकते हैं कई बड़े स्तनधारी जीवों के अंदर। ह्यूमन सेल्स जनरली रेंज फ्रॉम 20 to 30 माइक्रोमीटर।
तो मानव के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो सामान्यतया 20 से लेकर 30 माइक्रोमीटर के बीच में ही पाई जाती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।